हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये वाला टॉपिक जो है वो एग्जाम में मोस्ट ऑफ 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग की स्कूल की एग्जाम होती है तो ये टॉपिक आपको देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि जब तक आप लोग का 11th-12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखिए। आप सभी लोग उसमें ज्वाइन हो जाए जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक की। वैसे तो इस टॉपिक के अंदर टोटल 3 इंपॉर्टेंस देके रखे हैं, बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देके रखी है, वो मैं आप लोग को समझा देता हूं। ठीक है, चलो क्या दिया है। इन अ मॉडर्न वर्ल्ड ऑलमोस्ट ऑल गुड्स ऑफ ह्यूमन नीड्स हैव बिकम इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स तो आपको पता ही होगा कि कोई भी ऐसा गुड्स जिसके लिए पैसा देना पड़े ना, उसको इकोनॉमिक गुड्स कहते हैं। तो हर एक तरह की नीड्स जो है, जैसे मेरे को कोई भी चीज की जरूरत पड़ती है तो मेरे को पैसा देना और गुड्स खरीदना है, तो हर एक गुड्स कैसा बन चुका है, इकोनॉमिक गुड बन चुका है। और डे बाय डे उसके जो यूजेस है ना वो बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब जो इकोनॉमिक गुड्स जो है वो बहुत ज्यादा यूज होने लग गए हैं और उसकी स्केयरसिटी है। स्केयरसिटी यानी कि उसकी अवेलेबिलिटी धीमे धीमे क्या हो रही है, कम हो रही है। एंड दस ऑल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग आर इंक्रीजिंगली बिकम इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ज्यादातर इकोनॉमिक मतलब ज्यादातर एक्टिविटीज जो है ह्यूमन बीइंग की वो कैसी बन चुकी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बन चुकी है। हेंस द रिलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ फिलोसॉफी एज वेल एज साइंस इज इंक्रीजिंग इन ह्यूमन लाइफ। मतलब जो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस है एज वेल एज फिलोसॉफी है वो ह्यूमन लाइफ में उसका इंपॉर्टेंस डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। इकोनॉमिक इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, इकोनॉमिक क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि उससे हमको समझ में आता है कि जो बिहेवियर है ह्यूमन बीइंग का वो कैसा है, सोसाइटी का बिहेवियर कैसा है, स्टेट कैसे मैनेज हो रहा है और साथ साथ में कैसे हम लोग हमारी एवरीडे एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ साइंटिफिक थियरीज और प्रिंसिपल्स भी है इकोनॉमिक्स में जो हमको प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे यही देके रखा है कि इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, बिकॉज उसके बेसिस पे हमको पता चलता है कि ह्यूमन अपनी लाइफ में कैसा डिसीजन ले रहा है, कैसे डे टू डे एक्टिविटीज को कैरी आउट कर रहा है। बोलो क्लियर हुआ? चलो अब देखते हैं पहला इंपॉर्टेंस और वो है अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर। इसमें क्या दिया है कि इकोनॉमिक्स जो है ना उसके हेल्प के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि एवरीडे हमारा बिहेवियर कैसा है, ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर कैसा है, सोसाइटी का बिहेवियर कैसा है, स्टेट का बिहेवियर कैसा है और हम लोग कैसे हमारी जो रूटीन टास्क है, डे टू डे एक्टिविटीज है, उसको कैसे हम मैनेज करते हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक्स हमको हेल्प करता है एवरीडे बिहेवियर में 2 तरीके से। एक, अगर इकोनॉमिक्स पे आप स्टडी करते हो तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कोई भी तरह का इंटरनेशनल इवेंट या तो फिर कोई भी तरह का हिस्टोरिकल इवेंट भी आप समझ सकते हो इकोनॉमिक्स के थ्रू। अब ये दोनों ना इसके सब पॉइंट्स है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल इवेंट्स मतलब आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं जिसकी इंपैक्ट लोगों की जिंदगी पे होती है। ठीक है, बहुत सी कंट्री जैसे यूएस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, हो रहा है कोई और कंट्री में, उसकी इंपैक्ट देखने को मिलती है कोई और कंट्री में। इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर भी इंटरनेशनल इवेंट की कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिलती है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। अब आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ जाएगी तो पता है उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना वो बढ़ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे अगर मान लो ये जितने भी अरब कंट्रीज हैं उन सब के अंदर अगर वॉर हो जाए तो क्या होगा, सऊदी अरेबिया है, ईरान, इराक, ये सब के अंदर वॉर हो जाए तो क्या होगा पता है आपको, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो बढ़ जाएगी। और क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो पेट्रोल, डीजल, हर एक चीज की प्राइस बढ़ जाएगी। और सोचो हम लोग हर जगह जाने के लिए किसका यूज करते हैं, व्हीकल का। इवन हर एक चीज, आपके पास जो मोबाइल आया है वो, आपके पास लैपटॉप है, हर एक चीज ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आई है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो क्या वो हमारी एवरीडे लाइफ पे इंपैक्ट करेगा? हाँ, हो रहा है किस कंट्री में, दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री का वॉर हुआ और इंपैक्ट हम तक देखने को मिल रहा है, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई। तो इसको ही बोलते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल इवेंट्स, कि इकोनॉमिक्स का यूज करके हम लोग अलग अलग तरह के इवेंट्स को समझ सकते हैं और वो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब हमारा जो एवरीडे लाइफ है उसमें खर्चा बढ़ा सकता है। पीपल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, लोग इकोनॉमिक्स का यूज करके ये भी समझने की कोशिश करते हैं व्हाई सम कंट्रीज आर मोर डेवलप, क्यों कुछ कंट्रीज बहुत ही ज्यादा डेवलप है और
बहुत सी कंट्री कम डेवलप्ड है, उसके पीछे कारण क्या है, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इन एवरीडे लाइफ इज एक्सपांडिंग डे बाय डे। जो स्कोप है इकोनॉमिक्स का वो बढ़ता चला जा रहा है, मतलब वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो दूसरा देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट। ये जो नॉलेज है स्टैटिस्टिक्स का वो हमको बहुत ज्यादा काम में आता है हिस्टोरिकल इवेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए। जैसे कि इकोनॉमिक्स का यूज करके मैं समझ सकता हूं कि कोई भी वॉर के पीछे का कारण क्या है। जैसे आपको पता होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो गया, तो इन दोनों के पीछे का कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण था नाटो, कि जो यूक्रेन है ना वो नाटो में ज्वाइन होना चाहता था, पर रशिया वैसा होने नहीं देना चाहता था, दैट्स व्हाई उसने उस पर वॉर कर दिया, ठीक है, मतलब युद्ध हो गया, दोनों के बीच में जंग हो गई। तो कहने का मतलब हम लोग इकोनॉमिक्स के थ्रू ये सब वॉर के बारे में भी जान सकते कि क्या कारण है। द एंट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब इंडिया के भी वॉर की बात करें तो पता होगा आपको इंडिया के 2-3 वॉर हो चुके, एक बार दो बार तो पाकिस्तान के साथ हुआ, एक बार चाइना के साथ हुआ है, तो उसके पीछे का कारण क्या था, ठीक है, वो हम जान सकते हैं। फिर हम लोग ये भी जान सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कैसे आई, कैसे उसने अपने ट्रेड को फैलाया और धीमे धीमे ब्रिटिश राज आ गया, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हम पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। ये भी इकोनॉमिक्स की मदद से हम लोग जान सकते हैं। इंडियाज रिवॉल्ट अगेन गुड्स मेड इन इंग्लैंड, और जो भी हम इंडिया था उसने रिवॉल्ट किया कि भाई हम जो भी इंग्लैंड में गुड्स बनता है वो हम यूज नहीं करेंगे ब्रिटिश रूल के दौरान। और लेबर मूवमेंट कैसे हुआ, हर एक चीज की हिस्ट्री हम लोग बहुत आसानी से जान सकते हैं, चाहे फिर वो वॉर की हिस्ट्री हो, चाहे फिर वो ब्रिटिश रूल की हिस्ट्री हो, हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर? चलो ये हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर, जिसमें 2 थे, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल इवेंट और अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग नंबर 2, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और इसके अंदर भी 2 देके रखे हैं। सबसे पहला क्या है, डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल्स, यानी कि जो लोग हैं, ठीक है, वो अपनी लाइफ के अंदर, जैसे कोई होगा हाउस होल्ड होगा, मतलब कोई हाउस वाइफ होगा, ठीक है, या तो कोई लॉयर होगा, कोई एक्टर होगा, कोई सिंगर होगा, या और भी काफी सारे अलग अलग तरह से लोग काम करते होंगे। पता है ये जितने भी लोग हैं वो लोग क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैक्सिमम गेन मिले, मतलब वो जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, उनसे उनको मैक्सिमम गेन मिले, विच दे मेक, मतलब जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं उससे मैक्सिमम गेन मिले। देन दे ट्राई टू मैनेज देयर टाइम एंड रिसोर्स, और सभी के सभी लोग ना अपने टाइम और रिसोर्स को इस तरह से मैनेज करते हैं जिससे वो अपने गेन को ऑप्टिमम कर सके। ऑप्टिमम मतलब होता है बेस्ट गेन कर सके, बेस्ट होता है ऑप्टिमम का मतलब, तो बेस्ट तरीके से कुछ ना कुछ पा सके, इस तरह से वो लोग अपने टाइम और रिसोर्स को मैनेज करते हैं। एंड इन अ वे दे ऑल इंडल्ज इन इकोनॉमिक डिसीजन, और सभी लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, ठीक है, नोइंगली और अननोइंगली। तो इन शॉर्ट जो भी लोग डिसीजन लेते हैं वो हम लोग समझ सकते हैं इकोनॉमिक्स के थ्रू कि लोग अपनी एवरीडे लाइफ में कैसे इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बात करें, बी अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। आपको पता है अपनी जो गवर्नमेंट है ना वो अलग अलग पॉलिसीज बनाती है, जैसे कि टैक्स पॉलिसी हो गई, वेज पॉलिसी हो गई, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, बैंकिंग पॉलिसी हो गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गई, बहुत सारी अलग अलग तरह की पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट बनाती है। और उसके थ्रू जो नॉलेज है इकोनॉमिक्स का, उसमें अगर आपके पास नॉलेज है ना इकोनॉमिक्स का, तो ये सारी पॉलिसीज आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। जैसे लोग जो है वो डिसीजन लेते हैं कि बैंक रेट कैसा है। अच्छा ये बैंक रेट क्या होता है? अब बैंक रेट एक ऐसा रेट है जो आरबीआई डिक्लेयर करता है, ठीक है। ये एक्चुअली में ये टॉपिक ना आपका 12th में आएगा, बट एक शॉर्ट में आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। बैंक रेट मतलब जब लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई कोई भी बैंक को लोन देती है ना, उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उसको बैंक रेट कहते हैं। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको समझाया है। इसके जैसा ही होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। ये सब भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपका इकोनॉमिक्स, जैसे 12th इकोनॉमिक्स में ये सारे टॉपिक आते हैं, मैं उस टाइम पे आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बट शॉर्ट में बता दूं ना तो रेपो रेट मतलब होता है कि जब आरबीआई एक कमर्शियल बैंक को, आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को लोन देती है तो उस टाइम पे जो रेट पे करना होता है, इंटरेस्ट रेट कहो, ठीक है, उसको रेपो रेट कहा जाता है। और यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट में अपोजिट होता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेती है।
ऐसे तो आरबीआई को जरूरत नहीं है, पर जानबूझ के लोन लेती है और आरबीआई जो रेट पे करेगी इंटरेस्ट रेट, उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो देखो, मेरे जैसे लोग हैं या कॉमन लोग हैं, वो डिसीजंस ले सकते हैं कि उनको इन्वेस्टमेंट कहां करना है, किसके बेसिस पे कि आरबीआई कैसे रेट्स डिसाइड कर रही है, क्योंकि उससे हमारी कंट्री में बहुत इंपैक्ट आता है लोगों के सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे। तो कोई भी आम इंसान भी इसको समझ के, अगर उसको इकोनॉमिक्स का नॉलेज है, तो ऐसी सारी पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट बनाती है, आरबीआई बनाती है, वो समझ सकते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? तो इस तरह से मैंने आपको 2 पॉइंट समझाए, किसके अंदर हमने समझे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल, और दूसरा पढ़ा अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 11th कॉमर्स जीएसईबी में हो, तो हमने आपके लिए बहुत ही बढ़िया कोर्स लॉन्च किया है, जहां पे हम लोग आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, और चारों सब्जेक्ट की प्राइस है 2999, जहां पे लाइव लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, रेगुलर टेस्ट लिया जाएगा, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो जाओ, जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 7202012221, ठीक है। और अगर हमारी वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हो तो www.ugt.co.in, ये हमारी वेबसाइट भी है। और अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे UGT नाम है, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पे नाम है माई इंस्टीट्यूट, ठीक है, रेड कलर का लोगो होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे अलग अलग सोर्सेज है जहां से आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है अपना नंबर 3, प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग। तो देखो, इकोनॉमिक्स जो है ना, वो बहुत ज्यादा यूजफुल है ये जानने के लिए कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक थियरीज क्या है, और इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और थियरी को जान के हम लोग हमारी लाइफ में बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा, अब शायद अभी तो पढ़ा नहीं है, बट चैप्टर नंबर 5 है आपका, वहां पे ना रिवेन्यू और कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिमांड चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 सप्लाई है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पता है इनको पढ़ना क्यों जरूरी है? जिससे आपको समझ में आए कि एक्चुअली में मार्केट में डिमांड कैसे वर्क करता है, सप्लाई कैसे वर्क करता है, कोई भी चीज की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, रिवेन्यू कैसे होता है कोई भी कंपनी का या कोई भी यूनिट का, या तो फिर कॉस्ट कैसे अलग अलग तरह के खर्चे किए जाते हैं। ये सारी चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे आप लोग ना अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझ सकते हो, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यूज होते हैं। और बहुत सी ऐसी थियरीज है जो बिजनेस में यूज होती है डे टू डे डिसीजन मेकिंग के लिए, जैसे प्राइस डिटर्मिनेशन, कि प्राइस कैसे डिसाइड करता है कोई भी प्रोडक्ट की, ठीक है। वेज डिटर्मिनेशन, मतलब जो लेबर्स है वो काम करते हैं तो उनको कितना वेजेस देना है वो कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो ये सारी चीजें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, ठीक है, और आने वाले चैप्टर्स में भी ये सारी चीजें अपने पढ़ेंगे। एंड इकोनॉमिक प्रोवाइड्स नॉलेज रिगार्डिंग द इंपैक्ट ऑफ सर्टेन डिसीजंस। आपको पता है इकोनॉमिक्स जो है ना, वो नॉलेज प्रोवाइड करता है किसके, अलग अलग डिसीजंस लेने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल इट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू क्वेश्चन, लाइक ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर देता है, जैसे कि व्हाट हैपेंस इफ द प्राइस इज रिड्यूस इन द मार्केट, क्या होगा अगर प्राइस सस्ती हो गई मार्केट में और सामने डिग्री ऑफ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, ठीक है, वो हम लोग समझ सकते हैं इकोनॉमिक्स के थ्रू। और इकोनॉमिक्स एक तरह से साइंस है जो हमको बताता है कि डे टू डे डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है। और कोई भी ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में या तो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर यानी कि आप कोई ना कोई चीज खरीद के कंज्यूम करोगे, ठीक है, या तो आप प्रोड्यूसर होंगे, प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि आप कोई ना कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, या तो फिर आप लेबर बनोगे, लेबर मतलब होता है कि आप कहीं जॉब करोगे, कहीं ना कहीं काम करोगे, ठीक है। तो पूरी लाइफ में ये 3 चीज तो कोई भी ह्यूमन बीइंग प्ले करता है, चाहे कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो या लेबर हो। टाइम टू टाइम हमको हर एक रोल प्ले करना होता है, और इकोनॉमिक्स हमको हेल्प करता है कि हम कैसे रैशनल डिसीजन ले सके। रैशनल का मतलब होता है बेस्ट सोच समझ के डिसीजन ले सके,
फॉर मैक्सिमाइजिंग गेन, मतलब ऐसा डिसीजन ले जिससे हमारा मैक्सिमम गेन हो मिनिमाइज कॉस्ट में, मतलब कम से कम खर्चे में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं, ये हमको सिखाता है इकोनॉमिक्स। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक समझा दिया। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और साथ साथ में हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो भी फिनिश होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।